चीन में आयोजित एससीओ समिट के दौरान तीन बड़ी शक्तियां भारत, रूस और चीन एक साथ एक ही मंच पर दिखे। एससीओ समिट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने न सिर्फ मुलाकात की बल्कि तीनों की बैठक भी एक साथ हुई। उसके बाद भारत और रूस में बायलैटरल मीटिंग भी हुई, यानी द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुतिन अपनी गाड़ी में साथ लेकर गए, जो दुनिया को संदेश देने के लिए बहुत काफ़ी है। इस बैठक के दरमियान चर्चाएं सार्थक रहीं और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। जहां एक तरफ अमेरिका एक्स्ट्रा टैरिफ को लेकर अपनी राजनीति चल रहा है, तो उसी दौरान एससीओ बैठक में तीनों नेताओं का साथ मिलना अपने आप में पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश जरूर देता है। सहयोगी मुकेश के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एसआईआर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कुछ पक्षों ने ये बात कही थी कि जो 1 सितंबर निर्धारित तिथि है, जिसमें अपनी आपत्ति और दावे दर्ज कराने हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तो की, लेकिन इन जो आपत्तियों के बावजूद भी जो तिथि है 1 सितंबर, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को हिदायत दी कि वो अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक्टिव करें। इस मामले में अगली सुनवाई अब 8 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बड़ा स्पष्ट है, उसमें कुछ नयापन नहीं है। जो चुनाव आयोग का अनुपालन चल रहा था प्रक्रिया का, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं, बल्कि स्वतः चुनाव आयोग ने खुद कहा है, और जो आम तौर पे भी हर चुनाव में होता है, कि अंतिम प्रकाशन तक जो भी आवेदक अगर कोई शुद्धि का अगर आवेदन देता है तो उसको जो है स्वीकार कर, जांच कर उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। ये प्रक्रिया अभी भी चलता रहेगा बिहार में। एक तो ये चुनाव आयोग ने खुद कहा है सुप्रीम कोर्ट में। ट्रस्ट डेफिसिट की बात उन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा है कि आप पैरा लीगल वॉलंटियर्स को, इन लोगों को और इंगेज करिए और काम को अगर बढ़ाइए है। हकीकत ये है, अभी तक जितने लोग थे व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपना आवेदन दिया है, या जो भी राजनीतिक दल जो जमा कर पाए हैं, तो कुल आपत्ति का आवेदन या शुद्धि का आवेदन की संख्या आप देख लीजिए, और जो डिलीशन हुआ है उसकी संख्या देखिए। समय तो बढ़ते जा रहा है, ढोल काहे पीट रहे हैं? आप लगिए ना, ये नौटंकी का यात्रा छोड़िए, जाइए गांव-गांव, वैसे आवेदक जिनका नाम कटा है कागज लेके जमा करके भरपाई कराइए आप। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज स्टेट। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे पटना। आपको बता दें कि आज जो है वोटर बचाओ यात्रा का आखिरी दिन था, और आखिरी दिन जो है राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे से शुरू किया गया था। उसके बाद से जो है गांधी मैदान 1 नंबर गेट से निकलते हुए जेपी गोलंबर, उसके बाद से जो है एसपी वर्मा रोड होते हुए डकमंगला चौराहा पहुंचे। आपको बता दें कि इसमें जो है इंडिया गठबंधन के बड़े नेता मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है सभा को संबोधित करते हुए उसके बाद डकमंगला चौराहा से आगे की ओर बढ़े, और आगे की बढ़ते हुए जो है इनकम टैक्स गोलंबर आकर के जो है उन्होंने लोगों का अभिवादन भी करते आए। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा था कि जिस तरह से जो बिहार के राजधानी पटना में जो हुजूम जुटा था, वो बहुत भारी संख्या में जो लोग जो है आए थे। लगभग आंकड़ा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 लाख के करीब जो है लोग पहुंचे थे आज वोटर बचाओ यात्रा में। लेकिन आपको बता दें यात्रा का आज आखिरी दिन था, और पटना हाईकोर्ट के जहां पे जो है भीमराव अंबेडकर की पार्क है, वहां पे मूर्ति पर माल्यार्पण किए राहुल गांधी ने, और वहां से जो है आज वोटर यात्रा का जो है समापन किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ यूपी से मैं ब्रजेश कुमार। इस साल 30 सितंबर से आईसीसी का वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो शुरू होने वाला है, जिसके लिए आईसीसी ने इस बार इनाम की राशि का ऐलान कर दिया है, जो कि अगर हम बात करें 39.4 करोड़ रुपए है। और यानी कि अगर हम बात करें 2022 से जब आखिरी वर्ल्ड कप हुआ था, तो उससे 4 गुना ज़्यादा ये रकम है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब अपने नाम किया था, तो इस बार जहां एक तरफ पैसों की बारिश भी खिलाड़ियों पर होगी, और इस बार देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से टीमें जो हैं वो परफॉर्मेंस करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेमचंद्र के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बीते 3 दिनों से मुंबई में आंदोलन कर रहे
मराठा आंदोलनकारी अब और ज़्यादा उग्र होते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम दक्षिण मुंबई में मेट्रो सिनेमा के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने इस पूरे जंक्शन को जाम कर दिया है। पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर जगह जगह आप देख सकते हैं मराठा आंदोलनकारी जो हैं वो अब इस पूरे जंक्शन को उन्होंने जाम कर दिया है। कई जगहों पर उन्होंने वो खुद बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन बीत रहा है जो आंदोलनकारी जो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो उग्र होते नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दें कि मुंबई ये दक्षिण मुंबई के बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं फिलहाल जिन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और जो रास्ते अभी खुले हैं क्योंकि आज सोमवार है, बहुत सारे लोग अपने दफ्तर अपने काम पर निकले हैं, तो ऐसे में जो रास्ते खुले हैं वहाँ पर भी जो आंदोलनकारी हैं वो पहुँच रहे हैं। देखिए सड़कों पर वहाँ पर देखिए आंदोलनकारी नीचे बैठ गए हैं और पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलनकारी अब चाहते हैं कि मुंबई डिस्टर्ब हो ताकि उनकी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचे। आप बता दें कि ना सिर्फ रास्तों पर बल्कि मुंबई की जो लाइफलाइन कही जाती है लोकल ट्रेन, वहाँ पर भी आंदोलनकारियों की भीड़ दिखाई दे रही है। यानी कि जहाँ जहाँ से लोगों की यातायात है, जहाँ जहाँ से लोगों की आवाजाही है, वहाँ वहाँ पर आंदोलनकारी जानबूझकर जो है वो अब प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं ताकि उनकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे, ताकि जो आरक्षण का उनका मुद्दा है वो जल्द से जल्द सरकार जो है उस पर निर्णय ले। बॉर्डर पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के बालाकोट सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई है जिसे सेना ने नाकाम कर दिया है। जो खबर है उसके मुताबिक आज सुबह 5:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से 4 से 5 आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना ने उन्हें डिटेक्ट किया, जिसके बाद वहां पर दोनों ही तरफ से फायरिंग जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद से ही सेना वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चला रही है और आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो है वो बढ़ गई हैं। 28 अगस्त को भी गुरेज सेक्टर में भारतीय सेना ने एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था और एक आतंकी जिसका नाम बग्गू खान था, जो गाइड के रूप में काम कर रहा था, उसे यहाँ पर सेना ने मारने में कामयाबी हासिल की थी। बग्गू खान पिछले लंबे समय से इन्फिल्ट्रेशन में मदद कर रहा था और 100 से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन जो है उसने जो है वो करवाने में आतंकियों की मदद की थी। ऐसे में साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा है कि एक बार फिर घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर हो रही हैं। सेना के पास इस तरह की पहले से खबरें हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो आतंकी शिविर जो हैं वो एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और साथ ही आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर जो है वो एक बार फिर आतंकियों को घुसपैठ जो है वो करवाना चाहते हैं, लेकिन सेना के पास सभी इनपुट जो हैं वो मौजूद हैं और पाकिस्तान की सारी कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। शाहनवाज खान, जम्मू। पीएम योगी ने आज एक बार फिर से अपने लखनऊ के सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो फरियादी पहुंचे थे उनकी समस्या मुख्यमंत्री ने सुनी और अपने अधिकारियों को ये निर्देशित किया कि इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। हालांकि इसी दौरान एक अलग तस्वीर वहां पर देखने को मिली जब कानपुर से पहुंची एक लड़की जिसका नाम था मायरा। उसने मुख्यमंत्री से कहा कि वो भविष्य में आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है। मुख्यमंत्री ने तुरंत वहां पर अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कानपुर में बात करें और वहां पर इसका एडमिशन कराएं। देखा जाए तो ऐसी कई तस्वीरें हमेशा अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री की देखी जाती है, जिससे ये प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जितने सख्त नजर आते हैं, कहीं ना कहीं जब ऐसे लोग उनके पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और उन समस्याओं के समाधान के निराकरण को लेकर, तो वहां पर मुख्यमंत्री फौरन कार्रवाई का आदेश देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए आज से सरकार के द्वारा नो हेलमेट नो पेट्रोल का अभियान शुरू किया गया है। यानी अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया और दोपहिया वाहन पर सवारी कर रहे हैं तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों के चालान भी लगातार किए जाते हैं। ऐसे में चालान करने के साथ साथ अब हादसों में कमी लाने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल का जो आदेश है वो जारी किया गया है। बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब कैसी कार्रवाई है?
डॉक्टर उठाने जा रहा था पेट्रोल के लिए। क्या हो गया? अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं। मुझे मालूम है, मैं डेली आता हूँ लगवाने के लिए, मालूम है मेरे। ये अब लगाते हुए भी दिख रहे हैं कुछ लोग, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आज से बिना हेलमेट के पेट्रोल आज है हेलमेट लगाओगे नहीं? लगाऊंगा अभी। तेल डलवा के लगाओगे? हाँ अभी पेट्रोल मिलेगा नहीं आगे से? तो भैया यूरोना में तल है। ठीक है, सब लोग उतार के फिलहाल पेट्रोल डलवाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आगे भी और लोगों से बात करेंगे। फिलहाल आपने भी अभी लगाया है बिना हेलमेट? नहीं, लेके आया था, यहाँ रखा था। बिना हेलमेट के मिलेगा नहीं पेट्रोल? हाँ तो है तो सही हेलमेट। हाँ देखिए, फिलहाल जो लोग हैं उनमें बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे थे, कई लोगों ने हेलमेट लगाया बातचीत करने के दौरान, और आपने भी अब हेलमेट लगा लिया है, क्योंकि हादसे में कई बार लोगों की जान जाती है। ये आदेश आपकी सुरक्षा के लिए ही है, इसलिए हेलमेट लग गया ना। देखिए, लोग हेलमेट लगाते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, और आरटीओ विभाग की तरफ से भी और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी लगातार अब इस तरीके का आदेश दिया गया है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, ताकि सड़क हादसों में लोग घायल कम हों और उनकी जान कम जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। राजधानी लखनऊ के डालीबाग इलाके में माफिया मुख्तार अंसारी की जिस अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था, वहां पर अब गरीबों के लिए फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहां पर शानदार एक बहुमंजिला बिल्डिंग बनकर पूरी तरीके से तैयार है। गौरतलब है कि कभी यहां पर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास और उमर अंसारी के नाम पर 2 बिल्डिंगें हुआ करती थी, जिसे सरकार ने ध्वस्त करा दिया था, और उसके बाद सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि यहां पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब ये घर बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आपको बता दें कि कुल इसमें 72 फ्लैट हैं, 4 मंजिला इमारत है, और जिसका एरिया यानी कि एक फ्लैट का जो एरिया है वो तकरीबन 35 वर्ग मीटर है। हालांकि इसमें शर्त ये रखी गई है कि ये जो फ्लैट होंगे पूरी तरीके से गरीब श्रेणी के लोगों के लिए होंगे, यानी कि EWS कैटेगरी के लोगों के लिए होंगे, और जिनकी आय 3 लाख रुपए तक की होगी, और उन्हें शपथ पत्र भी देना होगा कि लखनऊ में उनका कोई अपना निजी घर नहीं है। आप अगर इस फ्लैट की बात करें तो चूंकि इसमें 2 कमरे होंगे, एक अटैच लैट्रिन बाथरूम होगा, एक किचन होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस इलाके में इसका निर्माण कराया गया है ये लखनऊ का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, जिसे डालीबाग कहते हैं। और चूंकि कभी यहाँ पर DGP ऑफिस हुआ करता था, बगल में आप देख सकते हैं कि गोमती नदी है, और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मुख्यमंत्री आवास भी है। और सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, चूँकि सरकार इसके ज़रिए एक मैसेज भी देना चाहती है कि जिन माफियाओं ने, जिन लुटेरों ने गरीबों का पैसा लूटा, जिन्होंने अवैध कमाई की, अब बारी है उनकी उस अवैध कमाई को ध्वस्त कर उन्हें एक बार फिर से गरीबों में बांटने की तैयारी है। हालांकि इससे पहले प्रयागराज में अतीक अहमद के नाम पर जिस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था, वहां पर भी सरकार ने गरीबों के लिए घर का निर्माण कराया और उसे गरीबों में बांटा। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात IIT के छात्र और बिरला हॉस्टल के छात्रों में लगातार युद्ध जैसी स्थिति रही। दोनों तरफ से बहसबाजी होती रही, पत्थरबाजी होती रही, मारपीट होती रही। आलम यह रहा कि काफ़ी देर तक जब यहाँ के प्रोक्टोरियल बोर्ड पूरी तरीके से निष्क्रिय रहा, तो पुलिस को इसमें दखल देना पड़ा, और जब पुलिस आई तो किसी तरीके से छात्रों को मना करके यहाँ से भेजा गया। सुबह तक हंगामे जैसी स्थिति रही। फिलहाल अभी छात्र अपने अपने हॉस्टल में चले गए हैं और मौके पर शांति व्यवस्था दिखाई दे रही है, पर छात्र लगातार जिस तरीके से आंदोलित रहे हैं और रात भर गोरिल्ला युद्ध जैसी स्थिति रही है और लगातार मारपीट होती रही, उससे विश्वविद्यालय में शांति भंग पूरी तरीके से दिखाई देता रहा है। और फिर से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर BHU और IIT के बीच में तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा, और इस तरीके की वारदात से न केवल छात्रों की सुरक्षा पर सवाल है, बल्कि जो अध्यापक हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनके भी सुरक्षा पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर आकर के छात्रों को शांत तो कराया है, पर अभी किसी भी तरीके का मुकदमा नहीं लिखा गया है। माना जा रहा है कि जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। बदलती हुई डेमोग्राफी का मुद्दा इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी मामले में एक नई बात सामने आई है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त सपा के
पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने बलरामपुर के तुलसीपुर इलाके में डेमोग्राफी को चेंज कराने की कोशिश की थी। हालांकि ये सोर्सेज के हवाले से खबर है, क्योंकि इस जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि एक खास समुदाय को बसाने के लिए वहाँ पर जो दलित वर्ग के लोग थे या जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको पलायित किया गया वहाँ से, और उनकी जगह पर एक खास समुदाय के लोगों को बसाया गया। और ये सब इसलिए किया गया ताकि रिजवान जहीर का जो वोट बैंक है वो मजबूत हो सके। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जो एक सियासी वार है वो देखने को मिल रही है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। हालांकि इससे इतर देखें तो डेमोग्राफी का जो पूरा मुद्दा है इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। संभल की रिपोर्ट आने के बाद अब यूपी के जो तराई के इलाके हैं वहाँ पर सबकी नज़र टिकी हुई है कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तराखंड में मानसून ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। चाहे बात धारचूला से ऊपर एनएचपीसी के प्लांट की हो, जहां जिसकी टनल में मलबा घुस गया और पूरी चट्टानें टूटकर पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट पर गिर पड़ी, चाहे फिर बात आप रुद्रप्रयाग के बसु केदार की करें, चाहे आप फिर आज सुबह केदारनाथ यात्रा मार्ग पर होने वाले बहुत बड़े एक्सीडेंट, यानी एक बहुत बड़े बड़े बोल्डर एक बोलेरो गाड़ी पर गिरे और वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। और अगर आप बात करते हैं फिर केदारनाथ यात्रा मार्ग की, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। चमोली में थराली का हाल आपके सबके सामने है। थराली में जिस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं कि वो पूरा का पूरा बाजार वास आउट हो गया। और इसके अलावा उत्तरकाशी के धराली में आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरा धराली गांव वास आउट हो गया। और इसके साथ ही ये भी हुआ कि जो श्याना चट्टी है, श्याना चट्टी यमुनोत्री मार्ग पर पड़ता है, वहाँ भी दोबारा झील बनने लगी और झील बनने के साथ ही स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई और लगातार लैंडस्लाइड। और यहाँ मैं इधर देखिए देहरादून में हूँ, इस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है और ये रास्ते पूरी तरह से बंद हो जा रहे हैं। उत्तराखंड में 3 दिन का रेड अलर्ट है बारिश का, और इस रेड अलर्ट में सभी पूरे उत्तराखंड के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सारे स्कूल बंद रहेंगे और इन स्कूलों में अभी 3 दिन पढ़ाई नहीं होगी। आज छुट्टी का आदेश निकल गया है, कल की छुट्टी का आदेश अलग से निकलेगा। यहाँ देहरादून में सोंग नदी है, नदी के पानी में नदी का पानी साफ जरूर है लेकिन मात्रा अच्छी खासी है, अच्छी खासा पानी अभी भी चल रहा है। और देहरादून में थोड़ा गनीमत है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर जितनी भी बारिश हो रही है पूरे गढ़वाल का पानी गंगा और यमुना के माध्यम से नीचे मैदानी इलाकों में वार कर रहा है। हरिद्वार की अगर बात करते हैं, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, इधर यमुना का पानी सहारनपुर और हरियाणा के कुछ हिस्सों को पूरी तरह से जलमग्न कर दे रहा है। और अभी ये जो 3 दिन का रेड अलर्ट है ये बहुत ही खतरनाक है और मौसम विभाग ने भी जानकारी दी है, मौसम विभाग ने फोरकास्टिंग की है और सरकार ने पूरा अलर्ट जारी कर दिया है राज्य में कि किसी भी तरह की कोई कोताही कहीं ना बरती जाए। एसडीआरएफ तैनात रहे, एनडीआरएफ तैनात रहे जिला प्रशासन की निगरानी में। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस पूरे मानसून आपदा में जिस तरह से राहत बचाव के काम चल रहे हैं उसकी बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने पिछले 2 दिनों से बारिश का हाई अलर्ट जारी कर रखा है। 11 जिले में भारी बारिश और 30 से ज़्यादा जिलों में सामान्य से अधिक बारिश की चेतावनी जारी की गई थी, जिस दौरान ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर कल से ही लगातार बारिश हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां जलभराव हो गया है, शहरों की हालत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। शहरों में जब बारिश हो जाती है तो तमाम इलाके ऐसे होते हैं जहां पानी भर जाता है। पिछले कुछ दिनों से बारिश की जो रफ्तार थी वो थोड़ी कम थी। यही वजह है कि जो बाढ़ का इम्पैक्ट था वो उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में जो था वो कम हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर जब मौसम विभाग का अलर्ट हुआ है, आने वाले 10 दिनों तक बारिश का अनुमान लगाया गया और 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित होंगे, जिनमें बाढ़ का असर देखने को मिलेगा। फिलहाल पिछले जो 48 घंटे हैं उन 48 घंटे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 30 से ज़्यादा जिलों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पुराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। में 3 दिन का हाई अलर्ट है, भारी बारिश होने के आसार हैं और मैं इस समय सहसधारा में हूँ। सहसधारा एक बहुत मशहूर पर्यटक स्थल है देहरादून से तकरीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये सहसधारा में एक बहुत पुरानी नदी है, पानी काफ़ी है, लेकिन ये अभी आप देख सकते हैं कि माहौल भी बना हुआ है बारिश का
पूरा मौसम बना हुआ है और सुबह से रात भर से बारिश हो रही है। 3 दिन का रेड अलर्ट है, सिस्टम को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अलर्ट रहने से चूक जाते हैं। तो अभी पीछे की तरफ आप दाहिनी तरफ देखेंगे कि छोटे बच्चे हैं किसी के साथ, वो भी यहाँ पर इस नदी में नहा रहे हैं, जबकि ऐसे में यहाँ से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन ये बच्चे किसी के भी साथ आए होंगे तो उनके गार्जियन को उनकी हिफाजत के लिए कुछ सोचना चाहिए। खासतौर पर जब सरकार रेड अलर्ट जारी करती है तो किस तरह से अपने आप भी एहतियात बरतना है, खुद भी अलर्ट पर रहना है, तो वो एक बेहद लाजमी हो जाता है कि आप किस तरह से यहाँ पर रहते हैं। अभी सामने ये झरना है, थोड़ी देर पहले इसी झरने के नीचे कुछ लोग अपना नहा रहे थे। अभी उधर जहाँ वो सामने 4-5 लोग खड़े हैं तो ये इनका भी स्नान यहीं पर चल रहा था। तो ऐसे में सरकार का अलर्ट रहना तो ठीक है, सरकार का पूरा सिस्टम अलर्ट पर रहता है, लेकिन खुद का अलर्ट रहना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए सहजधारा से अजीत सिंह राठी। दिल्ली में यमुना के क्या हालात हैं दिखाने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम जो है वो यमुना नदी के बीचों बीच आपको तस्वीर दिखाने के लिए उतरी है। अभी आप देखें तो अभी जो है चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही यमुना और लगातार जो सोमवार सुबह से पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से तस्वीर जो है वो अगले 36 घंटे में बदल सकती है। 36 घंटे दिल्ली वालों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब दिल्ली में जो लगातार पानी छोड़ा गया है, अभी तक 3,29,000 क्यूसेक से अधिक पानी जो है सबसे अधिक छोड़ा गया है और उस बीच 7 बजे से लेकर 12 बजे तक हर घंटे जो है 3 लाख एवरेज के हिसाब से लगभग पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि तमाम बड़े अधिकारी जो हैं अब यमुना नदी के जो पूरा मुआयना है वो करने उतरे हैं, ताकि लो लाइन एरिया को जल्द से जल्द खाली कराने की जो वो तस्वीर है वो नज़र आए। और ये खुद डीसी जो डिविजनल कमिश्नर हैं, साथ में ईस्ट दिल्ली के डीएम, साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीएम हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अगले 36 घंटे यहाँ पर बहुत अहम रहने वाले हैं और उन्हीं 36 घंटों को देखते हुए ज़रूरी ये है कि घबराया ना जाए। लो लाइन एरिया में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए सरकार ने इंतज़ाम कर रखे हैं, सरकार अलर्ट पर है और उन इंतज़ामों को देखते हुए जो है आप बाहर अपने जहाँ जहाँ आपके लिए सरकार ने इंतज़ाम किए वहाँ पहुँच जाइए। ये देखिए मुनादी करते हुए आप सुन सकते हैं जो तमाम ये बोट क्लब के इंचार्ज हैं हरी जी, वो मुनादी करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ में डीएम ईस्ट, डीएम नॉर्थ ईस्ट और डिविजनल कमिश्नर खुद यहाँ पर एक एक जगह का मुआयना करते हुए आपको तस्वीरों में नज़र आ जाएंगे। तमाम बड़े अधिकारी, आला अधिकारी जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि किस तरीके का खतरा हो सकता है। अगर 206.50 जो है अगर जाता है जल स्तर, तो उसके मद्देनज़र जो है इस तरीके से यमुना के जल स्तर, बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए मुनादी जो है वो की जा रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।